सो हेलो दोस्तों, आपको मैं बताने वाला हूँ आज नया चैप्टर है। क्या है वो? कोलिजन। कोलिजन बच्चों एक अच्छा सा चैप्टर है और इससे सवाल आ जाते हैं बच्चों, एग्जाम में सवाल आ जाते हैं। तो इसीलिए इसको देखना होगा और काफ़ी आसान है बच्चों, किया जा सकता है। छोटा सा है, जैसे हमने जो पीछे पढ़ा था ना उसी के आगे आ जाता है, वर्क पावर एनर्जी के आगे आ जाता है। उसी की तरह ही है, आसान सा। ठीक है, चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो क्या लिखा हुआ है? कोलिजन या फिर इम्पैक्ट। क्या होता है ये कोलिजन या फिर इम्पैक्ट? मतलब चीज़ें अगर कोलाइड करती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक गाड़ी इधर जा रहा था, एक गाड़ी इधर से ऐसा आ रहा था, दोनों आपस में टक्कर खा गई। टक्कर खा गई तो यहाँ पे क्या हुआ? कोलाइड हुआ, कोलिजन हुआ। एक्सीडेंट होता है तो कोलिजन ही तो होता है बच्चों। या फिर उसको इम्पैक्ट भी बोला जाता है। कोई चीज़ किसी पे लड़ जाती है ना, किसी से लड़ जाती है तो उससे इम्पैक्ट क्रिएट होता है। जैसे यहाँ पे टूट गया होगा, कुछ चीज़ें टूट गया होगा दोनों का, तो इम्पैक्ट हुआ ना, उसी को कोलिजन बोल देते हैं। ऐसे आप लोग सिर्फ कोलिजन समझेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। दोनों सेम ही बात है, बट कोलिजन ही है। ठीक है, चैप्टर का नाम कोलिजन ही रखते हैं। तो क्या होता है बच्चों? यही सिंपल सी चीज़ है। रियल वर्ल्ड में तो कैसे होता है, आपने देखा, ये इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, दोनों का एक्सीडेंट हो गया, कोलिजन हो गया। बट अगर चीज़ें नहीं टकराई फिर भी कोलिजन कहा जा सकता है। इन फिजिक्स इफ इवन व्हेन two particles in physics, even when two particles not interact बोल सकते हैं, not interact to each other, then also collision happen. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये मतलब बता रहा है कि फिजिक्स में अगर कहीं पे दो पार्टिकल्स इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, दोनों आपस में फिजिकली टच नहीं हो रहे हैं, समझ ना, ये फिजिकली टच है। ठीक है, मतलब छूना, फिजिकली टच, नॉट इंटरेक्ट इवन टू ईच अदर, देन ऑल्सो कोलिजन हैपन्स। इसका मतलब ये है कि अगर फिजिक्स में, ऐसे तो हम रियल वर्ल्ड में देख रहे हैं कि दो कार आपस में टकरा, दो बॉल आपस में टकरा रहा है तो वो कोलिजन हो रही है। लेकिन अगर फिजिकली कांटेक्ट नहीं बन रहा है फिर भी कोलिजन हो सकता है। याद रखिएगा, कैसे हो सकता है? आसानी से हो सकता है बच्चों। अब छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लेते हैं, जैसे नेगेटिव है और एक और नेगेटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग आगे देखेंगे। तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है? पास जाते हैं ऐसे करके मुड़ जाता है, ऐसे। तो मुड़ क्यों जा रहा है बच्चों? जा रहा है तो सीधे जाना चाहिए ना। इसका मतलब कुछ ये इस पर इम्पैक्ट डाल रहा है, कुछ इम्पैक्ट डाल रहा है, तभी ये ऐसे मुड़ जा रही है ना। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी आगे देखेंगे। अल्फा पार्टिकल्स जो होता है न्यूक्लियस के पास जाते ही ऐसे मुड़ जाता है। तो वो क्या हो रहा है? फिजिकली कांटेक्ट नहीं बना रहा है बट फिर भी ऐसे करके मुड़ जा रहा है। अरे समझ में बच्चों, तो वो कोलिजन ही हो रहा है, क्योंकि जाने के बाद वो ऐसे करके मुड़ जा रहा है, उसका पाथ डाइवर्ज हो जा रहा है। तो फिजिकली तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी चीज़ें उसका चेंज हो रहा है। इनिशियल ऐसे था, फाइनली ऐसे हो रहा है। इसीलिए बच्चों बोला जाता है कि वो फिजिकली कांटेक्ट नहीं बनाने के कारण भी कोलिजन हो सकता है। ठीक है, आसान है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। आगे देखते हैं, अगर कोलिजन हो रहा है बच्चों, एक्चुअली में अगर कोलिजन हो रहा है तो होता क्या है? सिंपल सी चीज़ें होती है। पहले चीज़ें ऐसे होती है, एक मास और ये हो गया दूसरा मास, एक मास ये, और फाइनली क्या होता है, मतलब अभी ऐसे हुआ और फिर क्या होता है, एक मास ऐसे करके ऐसे करता है, ऐसे आपस में टक्कर खाते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। कोलिजन एक्चुअली में होता कैसे? ऐसे ही तो होता है। मान लेते हैं बच्चों कि ये वेलोसिटी u1 से जा रहा हो, ये u2 से जा रहा हो, और बीच में क्या हुआ, दोनों कोलाइड हुआ। ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, तो ये ज़्यादा स्पीड था तो इससे जाकर ऐसे टक्कर खा गया। टक्कर खाने के बाद इसका शेप थोड़ा मतलब चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर से ये दोनों आगे भागने लगे, v1 से v2 से, है ना, ऐसे करके समझ। मास m1 है, मास m2 है, मास m1 है, मास m2 है, मास m1 है, मास m2 है। ऐसा चीज़ें आप समझ सकते हैं बच्चों, है ना। और यहाँ बीच में ये क्या आ रहा है? बिफोर कोलिजन। और ये हो गया ड्यूरिंग कोलिजन। ये हो गया आफ्टर। आफ्टर कोलिजन कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो चीज़ें इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, शुरू में एक आपस में इंटरेक्ट नहीं किए थे, बीच में कहीं पे इंटरेक्शन हुआ इन दोनों का, और फिर क्या हुआ, दोनों अलग हट के चलने लगे।
आ रहा है समझ बच्चों? इसमें हो क्या रहा है, शुरू में एनर्जी एकदम दोनों का अलग अलग था, सिस्टम का एनर्जी बच्चों अलग अलग था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही कोलाइड किए आपस से एक दूसरे में, तो यहाँ पे अचानक से एनर्जी बढ़ गया होगा, अचानक से एनर्जी बढ़ गया होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है बच्चों, अचानक से यहाँ पे एनर्जी बढ़ गया होगा, क्योंकि दो चीज़ें जब आपस में टकराती है तो उसका कुछ इम्पैक्ट होता है ना बच्चों, वहाँ पे एनर्जी अचानक से बढ़ जाता है, अचानक से बढ़ जाता है, क्योंकि इसका नॉर्मल रिएक्शन इस पे, इसका नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऐसे लगा रहा होगा और इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा रहा होगा, है ना। यहाँ पे छोटा सा फोर्स, मतलब बड़ा सा फोर्स छोटे टाइम के लिए लगता है। ये अब ऐसा थोड़ी है टकराता है तो टकरा के ऐसे करके फिर ऐसे, ये तो हम एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बोलते हैं कि ऐसे जाके ऐसे हो रहा होगा, लेकिन रियली में ऐसे टकरा के ऐसे हो जाती है, इतना फास्ट ऐसे टकराती है और अचानक दूर हो जाती है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों, लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लार्ज फोर्स यहाँ पर लगता है। आ रहा है समझ में बच्चों? और अगर एनर्जी का हम अगर ग्राफ भी बनाना चाहें तो आप ऐसे सोच सकते हैं, आप ऐसे सोच सकते हैं, पहले कुछ ऐसा मान लेते कुछ एनर्जी होगा, फिर ऐसे करके बढ़ा होगा, फिर ऐसे करके चला गया होगा, है ना। ऐसे चीज़ें आप समझ सकते हैं। एनर्जी वर्सेज यहाँ पे क्या लिखें, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस सही नहीं रहेगा। जब आपस में चीज़ें बच्चों आ रही है, पास हो रही है ना, उनकी दूरियां पास हो रही है, कोलिजन, यहाँ तक तो बिफोर था, यहाँ तक तो आफ्टर था, ये आफ्टर है, ये ड्यूरिंग है। ड्यूरिंग कोलिजन बच्चों देख सकते हैं एनर्जी किस तरीके से ऐसे जाके ऐसे बढ़ गया, है ना, और फिर आपस में हट गया तो फिर ऐसे हो गया। सिंपल ऐसे चीज़ें समझा जा सकता है। ओके, ये चीज़ मैं बस ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, बस ऐसे ध्यान लगाने के लिए कि क्या चीज़ें हो रही है इसमें। ओके, और यहाँ पे बच्चों अगर कहीं पे लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में लगता है तो वहाँ पे क्या होता है, इम्पल्स आता है, इम्पल्स आता है बच्चों। आ रहा समझ में, इम्पल्स को इसी का नाम तो बोला जाता है। इम्पल्स होता क्या है, जब बड़ा सा फोर्स छोटे टाइम इंटरवल के लिए लगता है, इम्पल्स लग रहा होगा, इम्पल्स। और इम्पल्स होता क्या है बच्चों, जब बड़ा सा फोर्स छोटे टाइम के लिए लगता है, एफ डी टी। अरे समझो बच्चों, यही इम्पल्स हो जाती है। इम्पल्स क्या होती है बच्चों, एफ डी टी। ओके, पीछे मैंने इसको बता रखा है, तो आगे चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएगी। यहाँ पर एम ए को लिख लेंगे डी वी बाई डी टी, और फिर यहाँ से डी टी कट जाता है, फिर एम इंटू डी वी आ जाता है, सिंपल इम्पल्स ये आ जाता है। और जब डी वी आ गया तो यहाँ पे डी वी क्या हो जाए, एम इंटू वी टू माइनस वी वन, तो यही हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स हो जाता है यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम। अरे समझो बच्चों, चेंज इन मोमेंटम हो जाता है। सिंपल सी चीज़, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। आगे देखते हैं और चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आएंगी। तो इसमें बच्चों जब कोलिजन हो रहा है वहाँ पे, तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पे एक मोमेंटम पे एक इफेक्ट आता है और एक आता है एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ कोलिजन। जब कोलिजन होता है तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से आपका सवाल बनेगा। एक मोमेंटम पे इफेक्ट आता है, एक एनर्जी कंजर्वेशन पे। चलिए आपको मैं बताता हूँ ये चीज़ें कैसे होती है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम उस टाइम पे क्या होता है, अभी हमने आपको बताया ना, इम्पल्स का चेंज आता है, उससे मोमेंटम में चेंज आता है। तो पहले दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक मोमेंटम और एक एनर्जी, दोनों पे इफेक्ट आता है। अगर आप ध्यान से देखें कि उन दोनों जो बॉल्स था यहाँ पे, ये दोनों बॉल्स था बच्चों, ये दोनों बॉल्स था, आपस में टकरा रहे हैं, फिर ऐसे करके अपना शेप रीगेन कर दे रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पिचक जाता है ना, जब कोई बॉल ऐसे आपस में टकराता है तो थोड़ा सा पिचकता है, फिर ऐसे करके दूर जाता है, तो पिचक जाता है ना, तो वो उसके बाद अपना बॉडी शेप जो होता है रीगेन कर लेता है ना बच्चों। यहाँ पे डिफॉर्मेशन होता है, फिर रिफॉर्मेशन हो जाता है, समझ सकते हैं चीज़ों को। तो बच्चों अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई बाहरी फोर्स लग रहा है, कोई बाहरी फोर्स लग रहा है, हम कहीं बाहर से धक्का दे रहे, बाहर से कोई फोर्स लगा रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स। अब बोलेंगे लग तो रहा है, ये नीचे की तरफ जी तो लग रहा होगा, जो भी होगा। मैं ये टॉप व्यू, ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना बच्चों, ये टॉप व्यू से देख रहे हैं। अरे समझ में, टॉप व्यू से देखा जा रहा है,
टॉप व्यू मतलब क्या हो गया, ऊपर से हम लोग देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं ये चीज़ों को ऐसा हो रहा है, ये बॉल्स हैं आपस में ऐसे करके जा रहे हैं, है ना बच्चों। तो ऊपर से देखने पे यहाँ पे मान लेते हैं अब नीचे की तरफ एम जी तो लग ही रहा होगा, M1G जो भी है, तो ग्रेविटी तो आ गया, एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है। तो बच्चों ये मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स जो यहाँ पे mg वगैरह लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन होगा तो वो तो एक्सटर्नल वो भी हो जाएगा। तो बच्चों ये सब जो फोर्सेज है ना, यहाँ पे बहुत छोटे हो जाते हैं, किससे, ये इम्पल्सिव फोर्स है। ये जो इम्पल्सिव फोर्स क्रिएट हो रहा है छोटे टाइम के लिए, बहुत लार्ज फोर्स इन सबको खा जाता है, मतलब इन सबसे बहुत बड़ा है वो, क्योंकि छोटे टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा फोर्स लग जा रहा है यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स। तो ये फोर्स निग्लिजिबल हो जाते हैं जी नीचे की तरफ जो लग रहे हैं, भले ही ये एक्सटर्नल फोर्स है उस पर, लेकिन ये इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं कोलिजन पे। कोलिजन पे इफेक्ट जो डाल पाता है वो यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स ही होता है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है इनसे, और जो ज़्यादा होता है वही डोमिनेट करता है। रियल वर्ल्ड में भी आप देख सकते हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है वो डोमिनेट करते हैं, है ना। ओके, तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो वर्क पावर एनर्जी में क्या बताया गया था, क्या बताया गया था कि मोमेंटम कंजर्व कर दो, वही चीज़ यहाँ पे करना होगा बच्चों, आ रहा है समझ में। जब इफ़ एक्सटर्नल इज़ ज़ीरो, इफ़ एक्सटर्नल कोई बाहरी फोर्स ही नहीं लग रहा हो सिस्टम पे, तो मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व हो जाता है, क्योंकि जो अभी का मोमेंटम वही बाद का मोमेंटम, और हर एक जगह पे एवरी पोजीशन पे टोटल मोमेंटम उसका कंजर्व होता है ना, इनिशियली, बीच में, फाइनली, सब जगह उसका मोमेंटम बच्चों कंजर्व हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फोर्स ही बाहरी कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है सिस्टम पे, बाहरी कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। ठीक है, टोटल मोमेंटम है ना बच्चों, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या है बच्चों, कंजर्व हो जाता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो कंजर्व हो गया तो बिल्कुल बोल सकते हैं ना कि चेंज इन मोमेंटम क्या है, जीरो है। ये एक्चुअली में आता कैसे हो मैं आपको बता देता हूँ। जब एफ एक्सटर्नल जो होता है ना ऑल फोर्सेज के द्वारा, वो होता है dp/dt, है ना, न्यूटन सेकंड लॉ से आप समझ सकते हैं, मतलब न्यूटन सेकंड लॉ तो यही होता है ना। जब एफ एक्सटर्नल जीरो हो गया, बाहरी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ से डी का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, वही डेल्टा पी का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो P2 - P1 कर सकते हैं, P2 - P1 इक्वल टू जीरो हो गया, तो P1 = P2 हो गया। ऐसे चीज़ों को समझा जा सकता है बच्चों, है ना, ऐसे चीज़ों को समझा जा सकता है, बहुत आसान है। तो मोमेंटम कंजर्व कर दिए, जो इनिशियली मोमेंटम होगा, P2 मतलब फाइनल मोमेंटम, P1 मतलब इनिशियल मोमेंटम, समझ सकते हैं। अब इनिशियल फाइनल ही लिख देते हैं, क्योंकि ऐसे कन्फ्यूजन होगा, P1 P2 क्या है भाई P फाइनल माइनस P इनिशियल जीरो होता है, तो यहाँ से P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल हम लोग बोल सकते हैं। ओके, ये चीज़ काफ़ी आसान है, ऐसे समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है बच्चों, अब देखते हैं एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे करेंगे। तो अब यहाँ तक तो आपको ये चीज़ पता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से आपका सवाल बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन, इसमें क्या होता है। अब मान लीजिए पीछे मैंने आपको बताया था कि किसी सिस्टम पे क्या है कि ना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, ना ही कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो, तो वहाँ पे इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी बराबर होता है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से याद कीजिए बच्चों, मैंने बताया था किसी जगह पे वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल प्लस वर्क डन ड्यू टू नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव इक्वल टू डेल्टा के ही होता था ना। और कहीं पे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा हो, वही तो यहाँ पे हो रहा है, और कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो और ये लग रहा हो, काइनेटिक एनर्जी लग रहा हो, तो क्या करते थे हम लोग, डायरेक्टली इस पर एक फार्मूला निकाले थे कि इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। ये क्या होता था, यही तो होता था, इसी को मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बोलते थे। इसी को तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बोलते थे बच्चों। और इसी में क्या होता था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यही हम लोग लिख पाते थे। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि
नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम पे। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग भी रहा है जो कि जी लग रहा था बच्चों, क्योंकि वो बहुत कम छोटा हो जाता है ना, तो उसको हम लोग जीरो ले सकते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इम्पल्सिव फोर्स के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। और कंजर्वेटिव फोर्स जो यहाँ पे लग रहा होगा वो होगा क्या, वो होगा क्या बच्चों, आप बता सकते हैं होगा क्या। जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इम्पैक्ट डाल रहा होगा ना वही हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन जो इम्पैक्ट डाल रहा होगा बहुत बड़ा होगा, ये छोटे टाइम के लिए बहुत बड़ा फोर्स यही होगा वो, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ एनर्जी कंजर्वेशन में क्या दिक्कत है, बता सकते हैं आप लोग। वो तो मोमेंटम कंजर्वेशन था, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी का कंजर्वेशन, ठीक है। ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन था बच्चों। तो एनर्जी कंजर्वेशन सिंपल सी आप लोग बता सकते हैं कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये हो क्या रहा है ना कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे बदलेगा, जब उनका कुछ चेंज होगा, लेवल में कुछ चेंज होगा, है ना। जैसे हम ग्रेविटी का पोटेंशियल एनर्जी कैसा लेते थे, जब उनके कुछ लेवल में चेंज होता था, है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना। ये दोनों सेम ही लेवल पे हैं, ये दोनों सेम ही लेवल पे हैं, लेवल चेंज ही नहीं हो रहा है। एक यहाँ होता था ऑब्जेक्ट, यहाँ एक यहाँ, तो इन दोनों के बीच का हाइट h होता था, तो mgh लिख देते थे पोटेंशियल एनर्जी। बट यहाँ पे हाइट में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी सेम ही रहेगा, है ना बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी सेम ही रहेगा क्योंकि सेम लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी सेम होता है ना। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर लेवल चेंज हो तभी तो हम पोटेंशियल एनर्जी लिख पाएंगे, और जहाँ पे कोलिजन हो रहा है वो सेम लेवल पे हो रहा है, तो यहाँ का जो ये पोटेंशियल एनर्जी होगा और जो ये पोटेंशियल एनर्जी होगा दोनों बराबर होगा, ये और ये बराबर, तो ये दोनों कट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं फिर डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये बोल सकते हैं। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फिर से आ गया जो आपको ध्यान रखना है, ये दोनों चीज़ों से बन जाता है सवाल आपका। एक एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा एक सवाल में, और एक करना पड़ेगा मोमेंटम कंजर्वेशन, और ये दोनों चीज़ों का यूज कीजिए, सवाल बना लीजिए। कैसे आया मैंने आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। तो एक्चुअली में उसके हिसाब से यहाँ पे कोलिजन एनर्जी के हिसाब से 3 तरह के हो जाते हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के हिसाब से 2 तरह के हो जाते हैं। कोलिजन किसी के हिसाब से होता है ना। जैसे किसी चीज़ को हम जज करते हैं तो किसी हिसाब से करते हैं। स्कूल में बच्चे हैं, क्लास में बच्चे हैं, बट हम उसको कैसे जज करेंगे, मार्क्स के हिसाब से कि किसका मार्क्स ज़्यादा है, ये पैटर्न हो गया, इसके हिसाब से हम बच्चों को अलग अलग कर रहे हैं। किसी को जज कर सकते हैं कि खेलने के हिसाब से, कोई बच्चों क्रिकेट कितना अच्छा खेलता है, तो उसमें कोई ज़रूरी थोड़ी है जो पढ़ने वाला बहुत अच्छा है वो खेलने में बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता है। तो खेलने के हिसाब से अलग अलग बच्चे आएंगे, पढ़ने के हिसाब से अलग अलग बच्चे आएंगे, लड़ने के हिसाब से अलग अलग बच्चे आएंगे है ना, सब कुछ के हिसाब से अलग अलग आएंगे। तो ये सब चीज़ें बांटने के लिए अलग अलग चीज़ें देखना पड़ता है, तो उसके हिसाब से होता है ना। पढ़ने के हिसाब से, दौड़ने के हिसाब से, खेलने के हिसाब से, लड़ने के हिसाब से, तो ये हिसाब से लेना पड़ता है, और उसमें चीज़ें अलग अलग हो जाती ही जाती है। अब बताइएगा आप कौन सी चीज़ें में आगे हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट एक छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके आगे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब कि जब कोलिजन हो रहा हो ना बच्चों, जब 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोलिजन हो रहा हो और उनका नॉर्मल रिएक्शन का जो डायरेक्शन होता है और उस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे तो वही हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो जाता है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज सेम line of normal when they interact each other। वही बच्चों each other जब इंटरेक्ट करते हैं तो देखिए सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जब यहाँ पे क्या हो रहा था, मान लेते हैं ये एक बॉल था और ये एक बॉल था, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट किया, ये ऐसे करके इधर से चलते आ रहे थे बच्चों, इधर से चलते आ रहे थे, पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, ऐसा करके ये भी पहले यहाँ पे था, है ना, पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे आया। तो इस सेंटर देखिए बच्चों, सेंटर से देखा जाता है क्योंकि बॉल है ना बच्चों, तो सेंटर से तो देखना ही पड़ेगा, है ना, सेंटर से तो हमें देखना ही पड़ेगा। तो इसका सेंटर से नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा यहाँ पे, इसका सेंटर से नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ लग रहा होगा। सोचिए
इधर नॉर्मल रिएक्शन ये इस पे लगा रहा होगा, ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा रहा होगा। तो बोला जा रहा है जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उसी के लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोला जाता है जब इन दोनों को मिला देते हैं, जब उन दोनों को मिला देते हैं। अरे समझ में बच्चों, जब इन दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों के सेंटर को जब मिला देते हैं तो यही हो जाता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और लाइन ऑफ मोशन क्या होगा, जिस जिस लाइन के अलॉन्ग मोशन हो रहा हो, इस लाइन के अलॉन्ग मोशन हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस लाइन के अलॉन्ग मोशन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस लाइन के अलॉन्ग, तो लाइन ऑफ मोशन भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन है ना बच्चों, मोशन मतलब जिस लाइन के अलॉन्ग चल रहा हो, मोशन हो रहा हो। चलिए एक और चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। मान लेते हैं एक ऐसा है, मान लेते हैं एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन था, ठीक है, और ऊपर से एक बॉल क्या बच्चों ऐसे करके आ रहा है, ये आते ही यहाँ से एक बारी टकराएगा, सिंपल है, टकराएगा, यहाँ से गिर रहा था ऐसे ऐसे, यहाँ पे आके टकराया, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन का क्या होगा, लाइन, यही लाइन तो इसका नॉर्मल रिएक्शन के अलॉन्ग होगा, सेंटर से नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं ना, सेंटर से, और इधर इसका ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, ये इधर इस पे लगा रहा होगा, तो इसके अलॉन्ग क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और क्या होगा, और लाइन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा बच्चों, लाइन ऑफ मोशन तो ये है ना, सोचिए लाइन ऑफ मोशन ये है इसका, इस लाइन का लॉन्ग मोशन हो रहा था, ये हो जाएगा लाइन ऑफ मोशन। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हमेशा लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेम नहीं होता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट इस बार ये है और लाइन ऑफ मोशन इस बार ये है, देखिए चीज़ें अलग हो गई है ना, ऐसे भी चीज़ें अलग हो सकती है, सिंपल है बच्चों, याद रखिएगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, आगे यूज होगा। ओके, अब हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट पढ़ लिए और एनर्जी पढ़ लिए। एनर्जी मतलब क्या, ये वाली एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से कोलिजन 3 तरह के हो जाते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के हिसाब से भी 2 हो जाते हैं, एक 1D में कोलिजन और एक होता है ऑब्लिक कोलिजन। सिंपल देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट हुआ अभी, जो इम्पैक्ट हो रहा था बच्चों, उसके हिसाब से जो है ना, on the basis of impact collisions are of two type okay, 2 टाइप। कौन सी टाइप, पहली हो जाती है बच्चों 1D कोलिजन, रेक्टिलिनियर मतलब लीनियर कोलिजन, और एक हो जाती है आपकी यहाँ पे बच्चों ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है, ऑब्लिक कोलिजन हो जाती है। सिंपल है, दोनों चीज़ें बहुत आसान है। देखिए चीज़ों को, देखिए मैं वैसे रटवाऊंगा नहीं आपको बच्चों, जो से डेफिनेशन लिख के, बस सिंपल सी दिमाग में होना चाहिए वो है क्या, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है, हमें क्वेश्चन करना है, डेफिनेशन नहीं रटना है। तो 1D कोलिजन में कुछ नहीं होता है, चीज़ें बस ऐसे होती है, वही चीज़ें बच्चों जो अभी बताया था कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट था, ये दोनों पास आ रहे थे, पास आते ही क्या होगा, ये पास आया, एक सेकंड बहुत ज़्यादा पास आ गया, यहाँ पे आया और ये यहाँ पे आया, सिमिलर तो बन नहीं पा रहा है बच्चों, क्या करूँ, सिमिलर बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं ना बच्चों कि ये ऐसे आ रहा होगा और ऐसे यहाँ पे टक्कर खाया होगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये इधर की तरफ आ रहा था, एक इधर की तरफ आ रहा था, वेलोसिटी u1 से u2 से, और ये दोनों आकर यहाँ पे टक्कर खा गए, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग। तो जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट इनका और लाइन ऑफ मोशन दोनों सेम हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, लाइन ऑफ इम्पैक्ट देख सकते हैं ये वाली है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन उन्होंने बोला था, और लाइन ऑफ मोशन दोनों सेम हो गया। लाइन ऑफ इम्पैक्ट इक्वल टू लाइन ऑफ मोशन, दोनों सेम होने के कारण क्या होता है ना कि ये 1D कोलिजन में आ जाता है, ठीक है, 1D कोलिजन में आ जाता है। यही सिंपल सी चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है। कैसे भी हो सकता है वो मैं बस एक एग्जांपल से बताया हूँ, और एग्जांपल से समझना ही सही होता है।
वो दिमाग में हमेशा रहता है। डेफिनेशन मत रटिए बच्चों, किताब में सभी जगह बहुत ज़्यादा डेफिनेशन दिया हुआ है, उतना डेफिनेशन से कुछ होता नहीं। ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है? सिंपल सी चीज़ें आप समझ सकते हैं। जब ऑब्जेक्ट्स, मान लेते हैं ना बच्चों कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा है और ये एक ऐसा है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी वेलोसिटी जो है, देखिए सेंटर हमेशा दिखाना है ना, सेंटर हमेशा दिखाना। इसकी वेलोसिटी क्या है? मान लेते हैं कि ये ऐसे जा रहा है, और ये कैसे जा रहा है बच्चों? ये जा रहा है ऐसे, और ये दोनों आपस में कहीं पे जाकर टक्कर खाते हैं, ठीक है। ये दोनों मान लेते हैं यहाँ पे जाके बच्चों टक्कर खाया, है ना बच्चों। ये यहाँ पे ऐसे करके जा रहा था और ये इधर करके ऐसे आ रहा था, ये जाकर यहाँ पे क्या हुआ, इसको टक्कर मारा होगा। तो टक्कर मारने के बाद क्या होगा? देखिए ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, अरे समझो बच्चों, ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जा रहा था, और इन दोनों का नॉर्मल रिएक्शन जो होगा ना, इसके अलाउंग होगा, इस पे ये नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि कांटेक्ट क्या हुआ है, सरफेस यहीं पे तो कांटेक्ट हुआ है, वहीं पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो ये डायरेक्शन जो होगी बच्चों, ये वाली होगी, यही हो जाएगा इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट। लाइन ऑफ इम्पैक्ट शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है। और इनका लाइन ऑफ मोशन क्या है? ये लाइन ऑफ मोशन है, लाइन ऑफ मोशन 1, यह है लाइन ऑफ मोशन 2, है ना। ये मान लेते हैं m1 मास है, ये m2 मास है, ये m1 था, ये m2 था। तो ऐसे चीज़ें आप समझ सकते हैं कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट, देखिए यहाँ पे ये है और लाइन ऑफ मोशन अलग अलग है। तो जब दोनों अलग अलग होती है तो वहाँ पे क्या आती है? ऑब्लिक कोलिजन। उस कोलिजन को बोला जाता है ऑब्लिक कोलिजन, है ना। सिंपल है बच्चों, ऑब्लिक कोलिजन उसको बोल देते हैं। इतनी चीज़ें आसान है। आगे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो समझ गए आप लोग। अब देखते हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के हिसाब से कैसे कैसे चीज़ें चेंज होती है। तो एनर्जी के हिसाब से जल्दी से देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, कोलिजन ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह के हो जाते हैं। चलिए बताता हूँ आपको कौन कौन। पहला तो इलास्टिक हो जाता है, और एक होता है इन इलास्टिक, एक होता है बच्चों परफेक्टली, इतना गंदा क्यों लिख रहा हूँ मैं, परफेक्टली इन इलास्टिक। चीज़ें क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए डेफिनेशन छोड़िए बच्चों, डेफिनेशन से कुछ नहीं होता है, वो बस ऐसे ही बताने के लिए होता है। चीज़ें यहाँ पे ये है कि इलास्टिक कोलिजन जब होता है तो इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है। समझिए चीज़ों को, जब दो चीज़ें आपस में टकरा रही है ना, तो टकराने के बाद ये दोनों ऐसे करके कहीं पे ऑब्लिक हो जाता है, कहीं पे स्ट्रेट लाइन में ही चल लेते हैं, है ना। दो ऑब्जेक्ट कहीं पे टकराएंगे तो वो क्या होंगे, ऐसे करके ऐसे चल लेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन में वही होता है, when two particles या फिर when particles interact, then there is no energy loss। एनर्जी लॉस नहीं होता है बच्चों, है ना, एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ऐसा केस सोचिए कि एनर्जी का लॉस ही नहीं हो, ऐसा नहीं होता है यार। जब दो चीज़ों को हम आपस में टकराते हैं ना बच्चों, 2 बॉल से ले लेते हैं, तो टकराने के बाद वहाँ पे साउंड निकलता है ना। या फिर कैरम बोर्ड खेल रहे हो तो कैरम बोर्ड में एक गोटी होता है, दूसरा गोटी होता है, उसको मारते हैं तो आवाज़ आती है। तो जो साउंड एनर्जी आ रहा है उसमें भी तो लॉसेज हो रही है। लेकिन हम आइडियल कंडीशन लेते हैं कि कुछ एनर्जी का लॉस ही नहीं हो रहा हूँ। अभी जो मैंने से एनर्जी दिया, बाद में वो एनर्जी किसी चीज़ में बदल गया, लेकिन एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, है ना। ऐसे चीज़ों को समझेंगे तो एनर्जी का लॉस भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम तो बराबर कर ही सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे और फाइनल मोमेंटम बराबर हो जाएगा। और हमने क्या पीछे निकाला था, एक और चीज़ निकाला था, जब एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं लग रहा हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा हो, तो इनिशियल एनर्जी
और फाइनल एनर्जी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और इसी से निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, है ना। ये इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि कोई इसमें एनर्जी का लॉसेज नहीं हो रहा है, लेकिन उसी का उल्टा इनइलास्टिक कोलिजन में देयर आर सम एनर्जी लॉसेज हैपन, देयर आर सम एनर्जी लॉसेज हैपन, वहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है बच्चों, है ना। अब आइडियल केस नहीं लेना है, अब यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है बच्चों, अब एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है। सिंपल। तो लेकिन मोमेंटम तो दोनों जगह कंजर्व होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, मोमेंटम तो कंजर्व कर ही सकते हैं। लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं, इक्वेट नहीं कर सकते हैं, है ना, इक्वेट नहीं कर सकते हैं। या तो क्या होगा ना बच्चों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बड़ा होगा फाइनल से, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बड़ा होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से। दोनों केसेस हो सकती हैं, ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, इक्वल नहीं होते हैं, बड़ा या फिर छोटा होते हैं। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। और ये कैसे हो रहा है, बड़ा छोटा हो कैसे रहा है। मान लेते दो चीज़ें आपस में टकराई, इनिशियली तो बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी था, लेकिन फाइनली काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, टकराने के बाद धीरे धीरे चीज़ें स्लो हो गई। लेकिन सोचिए यही बॉम्ब को टकराते हैं किसी चीज़ से तो क्या होता है, इनिशियली तो काइनेटिक एनर्जी कम था, लेकिन जब टकराता है तो ब्लास्ट करता है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी फाइनली और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बॉम्ब के केस में समझ सकते हैं, बॉम्ब जब फटता है ना तो ये फाइनली काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है इनिशियल से, ऐसा चीज़ें हो सकती है ना। ये इक्वल नहीं हो रहा है क्योंकि बच्चों यहाँ पे एनर्जी का लॉसेज हो रहा है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ठीक है, और बाद में इंडिविजुअल देखेंगे चीज़ें टूट जाएगी ना, एनर्जी अलग अलग एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो वो फाइनली काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, इसीलिए हमने ऐसा लिखा है, ठीक है। क्लियर होना चाहिए चीज़ें बच्चों, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझिए, लिखने छोड़िए ना, लिख लीजिएगा आप खुद से, समझना जरूरी है, ठीक है, दिमाग में जाना जरूरी है। मैं इतना बोरिंग तो नहीं पढ़ा हूँ ना। परफेक्टली इन इलास्टिक का ही अच्छा स्वरूप परफेक्टली इन इलास्टिक व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट, then after interaction they attached to each other, उसी को बोल देते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब स्टिक हो जाता है, और स्टिक टू वन अनदर, एक दूसरे से सट जाते हैं। जैसे दो चीज़ें चली और आपस में सट गई, है ना, दो सटने वाली चीज़ों को फेंक दिया कहीं पे, तो ये इधर से जा रहा है, इधर से, दोनों सट गया, सटने के बाद दोनों का वेलोसिटी अलग हो जाता है। फिर से वही बात, मोमेंटम तो कंजर्व कर ही सकते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी फिर से अलग हो जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होगा, है ना, वो जो बराबर नहीं होगा, क्योंकि दो जब सट जाएगी तो मासेज अलग अलग हो जाएगी, पहले का मास कुछ और था, अब बाद में मास दोनों सट के कुछ और हो गए। समझिए चीज़ों को बच्चों, इसीलिए बोला जाता है। हाँ, और एक चीज़ और होता है इधर, ये चीज़ मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उसका थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 से 1 के बीच में होता है, और इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, ई का वैल्यू मैं आगे करके आपको बताऊँगा। और ई क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये चीज़ें लिख लीजिए बच्चों, मैं अभी जस्ट आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इतना चीज़ें समझ में आना चाहिए, ठीक है। इतना यहाँ तक समझ में आना चाहिए, यहाँ तक ये चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ कि ई ऐसे क्यों हो रहा है, 0 से 1 के बीच में, 1 के बीच में बता। तो सिंपल चीज़ें बच्चों, अगर मैं यहाँ तक आपको बता चुका हूँ तो अब कुछ नहीं, बस ई का वैल्यू बताना है। ई का वैल्यू बताने के लिए मुझे एक चीज़ आपको समझाना होगा, उससे भी पहले क्या है वो, मान लेते हैं कहीं पे परफेक्टली इलास्टिक हो रहा है, इन इलास्टिक नहीं, परफेक्टली इलास्टिक,
परफेक्टली इलास्टिक, कोलिजन। कहीं पे ऐसा हो रहा हो, कहीं पे ऐसा हो रहा हो बच्चों, तो हम करेंगे क्या इसमें, इसमें करेंगे क्या? देखिए कुछ एग्जांपल आपको मैं देकर बताता हूँ ताकि जल्दी से आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाए। इनिशियली क्या था, इनिशियली एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, फाइनली क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट ऐसे गया और एक ऑब्जेक्ट ऐसे चला गया। छोटा क्यों हो गया ऑब्जेक्ट गया था? आइडियल केस लेना है हमें। ये 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 इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2, इसकी वेलोसिटी है v1, फाइनली इसकी वेलोसिटी है v2। ये मैं क्या ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? इनिशियली, इनिशियली ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा था, फाइनली ये हो गया। बीच में क्या होगा बीच में क्या हुआ होगा आपको पता है? ये ऐसे गया होगा और ये ऐसे करके सटा होगा बीच में, है ना? उसके बाद ऐसे गया होगा। सिंपल चीज़ है बच्चों। देखिए इसका मास क्या है, m1 है, इसका मास क्या है, m2 है। मास m1 है, मास m2 है। सिंपल, आसान है। अब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। हमें क्या करना है कोलिजन में? सिंपल सी चीज़ें देखना है कि इनिशियल मोमेंटम जो है फाइनल मोमेंटम के बराबर करना है और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर करना है। यही तो चीज़ें हमने सीखा है बच्चों। चलिए हम करते हैं। इनिशियली क्या था, इनिशियल मोमेंटम क्या था बच्चों? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अरे समझ में बच्चों? और यहाँ पे सोचिए बच्चों, ये v1 बड़ा होगा, u1 बड़ा होगा, तभी तो u2 से जाकर टकराएगा। मान लेते हैं कि इसका यही वेलोसिटी बड़ा हो, ये तेज तेज भाग रहा हो, ये धीरे धीरे भाग रहा हो, तो कभी टकराएगा ही नहीं। इसीलिए बच्चों जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे u1 का वैल्यू बड़ा होगा u2 से। सोचिए ना बच्चों, बड़ा होगा तभी तो टकराएगा जाके, ये ज़्यादा होगा तभी तो जाके इसको मारेगा ये बड़ा नहीं होगा तो कैसे इसको मारेगा, कैसे टक्कर होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए u1 को बड़ा होना चाहिए। अरे समझ में? तभी तो ये टक्कर होगा, समझिए। मैं ऐसे बता दिया। और फिर काइनेटिक एनर्जी इक्वल करते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था बच्चों? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। सिंपल। हाफ 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 सब में कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब क्या चीज़ें आ गई, क्या चीज़ें आ गई बच्चों? सिंपली आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। आगे चीज़ें और सिंपल हो जाएगी। m1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे u1 स्क्वायर माइनस u2, सॉरी u1 स्क्वायर, ये वाली इधर ले आए, v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। कैसे हुई? इस चीज़ को यहीं पे रख दिया और ये वाली m1 वाली चीज़ इधर ले आया और इसको इधर भेज दिया, है ना? इधर ले गया, उधर ले गया। और इसको मैं और चीज़ें कैसे अच्छे से लिख सकता हूँ बच्चों? इसको भी कॉमन ले लीजिए। m1 कॉमन ले लेंगे तो u1 माइनस v1 हो जाएगा इक्वल टू m2 में कॉमन ले लेंगे तो v2 माइनस u2 हो जाएगा। सिंपल। अब ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और ये इक्वेशन नंबर हमने 2 मान लिया। अब 2 को 1 से डिवाइड कर दो, डिवाइड 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वेशन। हाँ, दोनों को डिवाइड देंगे तो क्या होगा? देखिए बच्चों क्या होगा डिवाइड देने से। इसको चलिए मैं लिख के बता देता हूँ आपको, लिख के बता देता हूँ। m1 इंटू u1 माइनस v1 का स्क्वायर, सॉरी क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर इधर है ना, डिवाइडेड बाई m1 इंटू u1 माइनस v1 इक्वल टू, डिवाइड दे रहा हूँ दोनों को, डिवाइड दे रहा हूँ बच्चों। तो लेफ्ट हैंड वाला डिवाइड हुआ तो राइट हैंड वाला भी डिवाइड ही होगा ना, सिंपल। राइट हैंड साइड में क्या है? अच्छा m2 इंटू
V2 माइनस U2 से स्क्वायर में था अपॉन M2 इंटू U2 माइनस, सॉरी U नहीं V है ना, V2 माइनस U2। सिंपल से चीज़ है बच्चों, मैं बस ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करना है, ये M1 कट जाएगा, M2 कट जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये माइनस बी करेंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और बचेगा क्या, फिर बचेगा क्या, U1 प्लस V1 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला तो कट जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, V2 प्लस U2 बचेगा, माइनस वाला तो कट जाएगा। सिंपल सी चीज़ें मेरे पास आ गई। मैं अगर यहाँ पे V1 निकालना चाहूँ तो V1 क्या आ गया, V2 प्लस U2 माइनस का U1 आ गया। ठीक है, एक्चुअली में हमें निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया होगा U1 दिया होगा, U2 दिया होगा, हमें V1 और V2 फाइंड करना है, हमें V1 और V2 फाइंड करना है। V1 इक्वल टू वाट और V2 इक्वल टू वाट, है ना, ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, एक चीज़ हमारे पास ये आ गया, और इनिशियली हमारे पास क्या चीज़ें दिया हुआ था, इनिशियली हमारे पास क्या चीज़ें दिया हुआ था। ओके, मैं जो बताना चाह रहा था एक चीज़ बच्चों, एक चीज़ और यहाँ पे सिंपल सी छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यही चीज़ को लेकर देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, U1 माइनस U2, इधर उधर ले गया U2 को, और यहाँ पे हो जाएगा V2 माइनस V1 हो जाएगा। तो ये जो आ रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, ये 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसी को E बोलते हैं। यहाँ E का वैल्यू 1 है, मतलब E जो होता है यही है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ये क्यों है, क्योंकि यही तो है बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया V2 माइनस V1। जो फाइनल वेलोसिटी दूसरे का है वो एक से ज़्यादा है, मतलब सेपरेट हो रहा है आपस में, और इनिशियली U1 मतलब पहला वेलोसिटी में से दूसरा वेलोसिटी घटाएंगे तभी तो अप्रोच करेगा, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो E का वैल्यू यही होता है। जब E का वैल्यू 1 होता है तो डायरेक्टली हम ये इक्वेशन लिख सकते थे, इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सोचिए बच्चों, इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो ये सब हमने किया, क्योंकि E का वैल्यू 1 हो जाता है तो हम डायरेक्टली ये यहीं पे पहुंच जाते हैं। इसीलिए तो बोला जाता था यहाँ पे E का वैल्यू 1 होता है तो इलास्टिक कोलिजन होता है, और उसमें डायरेक्टली हम ये वो इक्वेशन लिख सकते हैं। और उसी तरीक़ा से जब इन इलास्टिक होता है तो 0 से 1 होता है, और जब परफेक्टली इन इलास्टिक होता है तो E का वैल्यू 0 हो जाता है। इन इलास्टिक में E का वैल्यू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा। वो चीज़ें आगे हम देखेंगे, ठीक है, अभी बस यही देखना है। हमें निकालना क्या है, V1 निकालना था, हमें V1 निकालना था। V1 कैसे निकलेगा बच्चों, सोचिए सोचिए सोचिए। इसका इक्वेशन को यूज करते हैं ना, ये इक्वेशन को यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं बच्चों, यूज तो करना ही पड़ेगा ना। तो M1 U1 प्लस M2 U2 यूज करते हैं। हमें पता है, हमें क्या पता है कि M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू, सॉरी मैं कितना गलती करता हूँ, इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। सिंपल। तो अब हमें क्या V1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और सबको इधर ले आएंगे तो हमारे पास V2 का वैल्यू आ जाएगा। सिंपल है यार, अब तो कर लीजिए बच्चों। M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 इंटू V1 का वैल्यू रख दो, V2 प्लस U2 माइनस U1 प्लस M2 V2। अब बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, भाई कितना सारा चीज़ आ गया धीरे धीरे देखना है, कैलकुलेशन करते जाना है। इसको पहले सेपरेट करते, M1 U2 आ जाएगा, M1 U1 आ जाएगा, उसको इधर ले आते हैं। M1 U1 प्लस M2 U2 इधर ले आएंगे तो माइनस का M1 U2 हो जाएगा, प्लस का M1 U1 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का M1 V2 हो जाएगा इक्वल टू M2 V2 हो जाएगा। बहुत बड़ा बन गया, अब कैसे होगा, हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। सिंपल M1 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 M1, अच्छा एक U1 ये दोनों सेम है, इन दोनों को तो सेम करते हैं, सेम है ये दोनों बच्चों। तो 2 टाइम्स ऑफ M1 U1 हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, अब बचा क्या, ये दोनों बचा और ये बचा। ठीक है, तो लिख लेते हैं ना, बचा तो क्या दिक्कत है, प्लस M2 U2
माइनस M1 U2 माइनस M1 V2। हमें लगता है इन दोनों को कॉमन ले लेना चाहिए। देखते हैं बच्चों, अभी देखते हैं। M2 V2, ओके 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 ओके, यही चीज़ आ रहा है। अब इसको आगे अगर सोल्व करना है तो कर सकते हैं बच्चों, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये V2 आ रहा है ना, V2 को इधर ही रखते हैं, V2 को इधर ही रखते हैं, है ना। V2 को हम इधर क्यों ला रहे हैं, V2 को हम लोग इधर क्यों ला रहे हैं? एक सेकेंड, ये तो हमने गलती सोचा ही नहीं, ये तो हमने सोचा ही नहीं बच्चों। ये देखिए, ये जो V2 है ना, ये वाली किधर गया, किधर गया? यहाँ पे V2, हाँ ये वाली जो है ना, इसको इधर ले आएंगे। कैसे करके? जैसे हो जाएगा, इधर लाते ही M1 प्लस M2 इंटू V2 हो जाएगा। अब चीज़ें यहाँ से बहुत आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, M2 माइनस M1 इंटू U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और इसके नीचे लिख लेंगे तो 2 टाइम्स M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। यही हमारा V2 हो जाएगा। यही तो आ रहा है, देखिए ध्यान से बच्चों, यही तो आ रहा है। मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, कैलकुलेशन करके लिखा, यही तो आ रहा है। इसको इधर ले आया, इसको नीचे सब फेंक दिया, है ना, इसको नीचे फेंक दिया, तो ये चीज़ आ रहा है हमारे पास V2। इसी तरीके से हम लोग V1 निकाल सकते हैं, इसमें पुट करके, इसमें पुट कर देंगे, ये वाली चीज़ इसमें डाल देंगे और आ जाएगा आंसर, है ना बच्चों। सिंपल है, उतना हम करने वाले नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया। तो V2 का वैल्यू हमने निकाल लिया, सिंपली निकाल लिया। समझिए बच्चों, समझिए, थोड़ी सी चीज़ों को समझिए। यहाँ पे ये जो V2 आया है, इसको हम आगे ले चलते हैं। इसको हम आगे ले चलते हैं। ये जो आया था, ये जो हमारे पास आया है ना, ये रिजल्ट, इसको ध्यान देना है। समझिए बच्चों, समझिए, जो दो पार्टिकल इंटरेक्ट हो रहे थे, एक ये वाला, एक ये वाला, और फिर फाइनली सेपरेट हो जा रहे थे। ये M1 था, M2 था, M1 था, M2 था, यही तो चीज़ें था बच्चों। ये V1 हो गया था, फाइनली ये V2 हो गया था। ये U2 और ये U1 से आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे। सिंपल सोचिए कि अगर ये दोनों मासेज सेम हो जाए, ये दोनों मासेज सेम नहीं था तब ये हुआ, अगर ये दोनों मासेज सेम हो जाए, M हो जाए, जब M1 बराबर M2 हो जाए तब क्या होगा? केस देखते हैं, केस वन देखते हैं बच्चों। जब दोनों सेम हो जाए मास, तो इसका वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं लाके, तो V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2m U1 अपॉन 2m हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो V2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? U1 आ जाएगा। जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ 2 आ जाएगा, वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 आ जाएगा। अरे समझो बच्चों, केस 1 में जब M1 M2 दोनों बराबर हो जाए तो ऐसा होगा, सिंपल। और उसी तरीके से जब हम V1 निकालेंगे ना, V1 निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा? सिमिलरली जब V1 निकालिएगा तो इसके बराबर हो जाएगा, U2 के बराबर हो जाएगा। ऐसी होती है बच्चों, ऐसी होती है अगर सेम मास हो जाए, मास इक्वल हो जाए। केस 2 देख लेता हूँ। केस 2 में क्या हो जाएगा? केस 2 में मान लेते हैं कि M1 जो होगा, जो M1 है वो काफ़ी बड़ा है M2 से, है ना। मान लेते हैं कि M1 जो है काफ़ी बड़ा है M2 से। M1 जो है ये वाली, मान लेते हैं ये ट्रक है ये ट्रक चल रहा है ऐसे करके मान लीजिए ना बच्चों, ये ट्रक है और यहाँ पर CYCL साइकिल है। अब ट्रक तो बहुत बड़ा है, ये मास M1 है और ये मास क्या है? M2 है। तो देख रहे हैं M1 कितना भारी होगा, ये बहुत भारी होगा इसके कंपैरिजन में। तो M1 के कंपैरिजन में हम M2 को टेंडिंग टू 0 ले सकते हैं, मतलब M2 को मान सकते हैं कि 0 होगा। जब M2 को वैल्यू हम 0 मान लेंगे, M2 का वैल्यू 0 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसके जगह पर रख दीजिए, देखिए बच्चों, V2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? जब हम लोग M2 को वैल्यू 0 रख दिए तो माइनस का M1 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ M1 U1 डिवाइडेड बाई, जोड़ेंगे तो M1 ही आएगा क्योंकि वो छोटा सा मास है। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास आ रहा, कह रहा है V2 का वैल्यू वो माइनस का U2 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ U1। इस तरीका का कुछ वैल्यू आ जाता है। उसी तरीके से V1 भी निकाल सकते हैं। एक्चुअली में V1 हमारे पास आया क्या होगा? सोचिए, यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। यहाँ से V1 हमारे पास आया क्या होगा? सोचिए ना, सिमिलर चीज़ें कटी होगी, ये तो चेंज नहीं होगा ना। V1 में ये चेंज नहीं होगा, M2 माइनस M1
डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये तो चेंज नहीं होगा ना। इनटू में जो आ रहा होगा यहाँ पे u1 आ रहा होगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे m2 आ जाता होगा और यहाँ पे क्या आ जाता होगा, m1 प्लस m2 तो नीचे आता ही होगा और यहाँ पे u2 आ जाता होगा। सिंपल सिंपल बच्चों, सिंपल सी चीज़ है, आसान है। यहाँ पे आई थिंक लगता है कि m1 माइनस m2 होगा, अगर हम लोग लेते हैं ना वो, तो m1 माइनस m2 करना होगा। मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा ही होगा। यहाँ पे m1 माइनस m2 लेना होगा अगर ऐसा होता है तो, सिंपल है। तो हम उसी के हिसाब से इसको भी बना दिए, ऐसा ही होता होगा बच्चों। जब m1 बड़ा होगा तो ऐसे, अगर मान लेते हैं केस 3 ले लेते हैं, केस 3 ले लेते हैं बच्चों, सिंपल सा केस 3, ये आप लोग खुद से भी सोच सकते हैं। केस 3 में मान लेते हैं ना m2 का वैल्यू काफ़ी बड़ा हो जाए m1 से। कैसे होगा, मान लेते हैं किसी बॉल को, m1 बॉल को हमने किसी दीवार पे फेंक दिया, दीवार का तो भार बहुत बड़ा होगा ना, उसका वजन बहुत बड़ा होगा, ये वॉल है। तो ये मान लेते हैं m2 है, देख रहे हैं m2 कितना बड़ा है बच्चों, m2 का मास कितना बड़ा होगा। अब दीवार का मास समझिए और एक छोटा सा बॉल का, सिंपल। तो उसके कंपैरिजन में जो हम m1 को वैल्यू 0 की तरफ ले जा सकते हैं, m1 का वैल्यू 0 की तरफ ले जा सकते हैं, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये जा रहा था u1 वेलोसिटी से, उसी तरीके से मान सकते हैं। और ये वाल होगा, ये किसी का वाल होगा, ये भी किसी वेलोसिटी से जा रहा होगा, मान लेते हैं मान लेते हैं u2 वेलोसिटी से जा रहा होगा, मानने में क्या दिक्कत है, मान लेते हैं बच्चों। और ऑब्वियसली बात है, मास इसका कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा थोड़ा, और मास इसका बहुत ज़्यादा है तो वेलोसिटी थोड़ा कम होगा। ये सब चीज़ें ऑब्वियसली है, आपको पता होगा, है ना बच्चों। तो उसी तरीके से अगर हम v2 का वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, m2 माइनस m1, तो m2 ऊपर आ जाएगा इंटू u2 ही तो था, हाँ u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 करेंगे तो m2 ही आ जाएगा, प्लस के बाद क्या आता है 2 टाइम्स m1 u1, 2 टाइम्स ऑफ m1 तो 0 की तरफ जा रहा है तो ये 0 की तरफ जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ v2 का वैल्यू u2 के बराबर आ जाएगा। ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा इसलिए आ रहा है ना कि ये छोटा सा मास जो है यहाँ जाके भी इसका वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं कर पाएगा, कोई चेंज नहीं कर पाएगा बच्चों। ये छोटा सा मास जाके किसी बहुत बड़े भारी ऑब्जेक्ट में जाके कुछ चेंज थोड़ी कर पाएगा कुछ चेंज नहीं कर पाएगा। कोई ट्रक बहुत स्पीड में, बहुत क्या कुछ स्पीड से चल रहा है और उससे हम जाके खुद से ऐसे साइकिल से धक्का दे दिए, तो साइकिल से क्या ही धक्का देंगे, वो चलेगा भी नहीं साइकिल से। तो उसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है, ये बॉल को अभी फेंक दिया u1 से और u2 से चल रहा था, और ये फाइनली स्पीड भी इसका u2 ही होगा, क्योंकि इसके थोड़े से इम्पैक्ट से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसा यहाँ पे भी देख सकते हैं, वैसा यहाँ पे देख सकते हैं v1 स्पीड कितना होगा। ये जो है ना बच्चों, ये ट्रक जो है इनिशियली u1 से चल रहा था और ये u2 से चल रहा था, तो देखिए u1 का स्पीड चेंज नहीं होगा। देखिएगा जो v2 होगा, v2 निकाल लिया, v1 होगा वो क्या होगा, m1 माइनस m2 करेंगे तो m1 माइनस m2 तो 0 हो गया, इंटू u1 डिवाइडेड बाई m1 ही हो जाएगा, m2 तो टेंडिंग टू 0 है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 u2, m2 का वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है तो ये 0 की तरफ जाएगा, ये कट जाएगा, तो v1 का वैल्यू u1 के बराबर ही आ जाएगा। फिर से वही चीज़, समझिए क्यों आ रहा है, फिजिक्स आपको बता रहा है बार बार कि जो इनिशियल वेलोसिटी u1 है, जो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों ट्रक का u1 है, वो फाइनल वेलोसिटी भी v1 ही रहेगा, u1 ही रहेगा। इसका वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका मास बहुत बड़ा है ना, m1 का मास बहुत बड़ा है m2 से, तो ये इससे लड़े या ये इससे लड़े, ट्रक का स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। देखते हैं कोई ट्रक अगर साइकिल को ठोक देता है या फिर किसी आदमी को ठोक देता है, तो ठोकने के बाद क्या होता है, उसका स्पीड वैसे ही चलता जाता है, कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो छोटी सी चीज़ उस पर नहीं इम्पैक्ट कर पाएगी। बड़ा मास बड़ा है और उसका वेलोसिटी चल रहा है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका मास बहुत कम है, m2 का मास बहुत छोटा है ना, इसीलिए। अब चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं इसको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, चीज़ों को समझिए, आप यहाँ तक ला सकते हैं, रटना नहीं है ना, आसान है बच्चों। तो अगर यहाँ तक आ गया तो बच्चों बहुत अच्छे, आपको समझ में आया होगा चीज़ें। आगे देखेंगे और चीज़ें, अभी तो इंट्रोडक्शन दिया है बस, कोई दिक्कत नहीं है, आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय।